एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि ट्रेड का सीरीज़ चल रहा है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्टोल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम, जो कि डेवलप किया गया था डब्ल्यू स्टोल्पर एंड पी एस सैमुअल्सन के द्वारा इन द ईयर 1941। जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड थियरी में। और इन्होंने आर्टिकल भी लिखा था जिसका नाम है प्रोटेक्शन एंड रियल वेजेस। तो जो इनिशियली फोकस है इनका जो है वो इनकम इफेक्ट ऑफ टैरिफ को लेकर था। इन्होंने टैरिफ को यूज़ किया था। बाद में ये जो थियरी थी वो यूज़ की गई द इनकम इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन जनरल। और ये जो थियरी थी वो इम्पैक्ट था टैरिफ का ऑन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड इट्स सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Once more, this theory built impact of tariff on relative prices of commodities and its subsequent effect on returns to factor of production. So this theorem says that an increase in the relative price of commodity as a result of imposition of tariff will increase the return for those factors which are intensively used in the production of those commodities. Now what is tariff? अभी आप लोगों के माइंड में आ सकता होगा कि व्हाट इज टैरिफ। तो टैरिफ इज नथिंग बट अ टैक्स, a levy or a duty imposed on commodity when they cross international boundaries. और टैरिफ दो तरीके के होते हैं, इंपोर्ट टैरिफ भी होते हैं, एक्सपोर्ट टैरिफ भी होता है। लेकिन जो पर्टिकुलर ये इस थियोरी में यानी कि जो स्टोल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम है, और इन्होंने पर्टिकुलरली यूज़ किया था किसको, इंपोर्ट टैरिफ को। और इन्होंने बताया था कि इनको टूल के रूप में लिया था, जिसको इंपोर्ट टैरिफ हम लोग प्रोटेक्शन के रूप में भी यूज़ करते हैं। और स्टोल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम सेज दैट व्हेन अ रेज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी, अभी मैंने बोला एज अ रिजल्ट इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ इट विल लीड टू इंक्रीज करेगा किसको, फॉर दोज फैक्टर्स विच इज इंटेंसिवली यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज कमोडिटीज़। इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स की बात करूँ तो स्टोल्पर-सैमुअल्सन बताता है कि एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिज़ल्ट ऑफ इम्पोजिशन टैरिफ, यानी कि उस पर टैरिफ इम्पोज करने के बाद और इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज करने के बाद विल इंक्रीज करेगा क्या, द रिवॉर्ड और रिटर्न फॉर कंट्रीज स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि एक कंट्री है, अभी मैं एज अ डायग्राम भी शो करूँगी और मैं बताऊँगी, एग्जांपल के तौर पे लिखकर भी बताऊँगी, पर पहले मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ, सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसकी जो समरी है वो ऐसी है कि एक कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंट्री 2 को लिया एग्ज़ाम्पल के तौर पर, कंट्री 2 को लिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे, हाँ, टेकन एज एग्जाम्पल। और चूँकि हम लोग एक जो मॉडल पढ़े हुए हैं यानी कि हेक्सचर-ओलिन मॉडल पढ़ा हुआ है, तो वो 2x2 मॉडल था, जिसमें हम लोग को मालूम था कि जो कंट्री 1 है वो गुड एक्स को प्रोड्यूस करती है, और जो गुड एक्स है वो लेबर को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि जो कंट्री 1 है वो लेबर इंटेंस है, और जो कि कंट्री 2 है वो गुड वाई को प्रोड्यूस करती है, और कैसी है, कैपिटल रिच कंट्री। यानी कि जो कंट्री 2 हुई ये क्या है, यानी कि इसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल के एंड एल, जिसमें के क्या है, अबंडेंस इन नेचर एंड एल क्या है, स्केर्स फैक्टर, और ये बनाती क्या है, गुड वाई, जो कि कैपिटल इंटेंसिव गुड है। अब इस थियरी में बोल क्या रहा है, यानी कि स्टोल्पर एंड सैमुअल्सन बोलना क्या चाहते हैं कि ये जैसे कि स्केर्स फैक्टर है इस कंट्री में, तो जब गुड एक्स, चूँकि गुड कैपिटल अबंडेंस है, तो ये जो कंट्री है कंट्री 2 वो किसको प्रोड्यूस करेगी, गुड वाई, यानी कि ये एक्सपोर्ट हो गई, ये उसका एक्सपोर्ट गुड हो गया। और ये इंपोर्ट क्या, कौन सी कमोडिटी करेगी, गुड एक्स, क्योंकि ये गुड एक्स
भाई लेबर स्केर्स है ना, तो ये क्या करेगी, इंपोर्ट। जैसा कि बोला गया है एचओ मॉडल में, एचओ मॉडल में बोला गया था कि हम उसी चीज़ को एक्सपोर्ट भी करेंगे और उसी चीज़ का प्रोडक्शन भी करेंगे जिस पे हमें क्या मिला है, मतलब हमें अबंडेंस भी है और हमें इंटेंसिवली वी कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट। हाँ, तो अभी के लिए हम लोगों ने देखा कि जो कंट्री 2 है, चूँकि वो एक्सपोर्ट कर रही है गुड वाई को और इंपोर्ट कर रही है गुड एक्स को, तो हम जानते हैं कि ये जो थियरी है वो बेस्ड है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ में। तो जो कंट्री 2 है वो इम्पोज करती है टैरिफ गुड एक्स पर, तो जैसे ही गुड एक्स पर वो कंट्री 2 इम्पोज करेगी क्या, टैरिफ, वैसे ही गुड एक्स का जो रिलेटिव प्राइस होगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या होगा उससे, जैसे ही इम्पोज होगा टैरिफ गुड एक्स का और पी एक्स विल इंक्रीज़। और चूँकि पी एक्स और पी वाई जो कि रिलेटिव प्राइस है, अगर पी एक्स इंक्रीज विच मीन्स ओवरऑल इंक्रीज, तो जैसे ही गुड एक्स यानी कि इम्पोर्ट हुआ गुड एक्स, उस पर इम्पोज हुआ, टैरिफ इम्पोज हुआ, टैरिफ इम्पोज होने से क्या हो गया, गुड एक्स का जो रेट है वो बढ़ गया। अब एज अ प्रोड्यूसर मोटिव में मैं देखूं, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो चूँकि गुड एक्स का रेट जो है वो बढ़ गया, तो जो प्रोड्यूसर हैं जो कि गेनर मोटिव के होते हैं यानी कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव में होते हैं, वो अब क्या प्रोड्यूस करने लगेंगे, गुड एक्स को प्रोड्यूस करेंगे। दे विल प्रोड्यूस मोर गुड एक्स। और गुड एक्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे किसका, लेबर का। लेकिन कंट्री 2 है ये, चूँकि ये कंट्री 2 है ना, तो कंट्री 2 में क्या है, ये तो कैपिटल रिच कंट्री है और यहाँ पर स्केर्स क्या है, लेबर स्केर्स है। लेकिन इस कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, गुड एक्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए, लेबर चाहिए ज़्यादा मात्रा में। और जैसे ही वो लेबर बढ़ाएंगे, तो लेबर जब बढ़ाएंगे तो लेबर का जो रिवॉर्ड है और जो रिटर्न है, यानी कि लेबर का जो रिवॉर्ड है वो W है, यानी कि वेज विल इंक्रीज। सो दिस इज स्टोल्पर-सैमुअल्सन और दिस इज एसेंस ऑफ स्टोल्पर-सैमुअल्सन, यानी कि उस कंट्री में जो स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, उसका रिवॉर्ड बढ़ गया, उसका रिटर्न बढ़ गया। और उन लोग अब क्या करेंगे, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को फ्यूज़ करेंगे किसके लिए, टू प्रोड्यूस मोर गुड एक्स, जिसके कारण क्या होगा, जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये है स्टोल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम। सी वेरी इजी थ्योरम इट इज़। और इसको जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगी तो इन्होंने भी एडवर्थ बॉक्स डायग्राम के मदद से इसको एक्सप्लोर किया था, तो मैं भी उसी के सहारे आप लोगों को ये जो थियोरी है वो समझाने के लिए ट्राई करूँगी। तो मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ, मैं एक फ्रेश स्लाइड ले लेती हूँ और मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ, यानी कि एडवर्थ बॉक्स डायग्राम बना लेती हूँ मैं। ये बना लिया, ये ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया, ये लेबर हो गया, ये भी इधर लेबर ले लिया, ये कैपिटल ले लिया, ये भी कैपिटल ले लिया, और वन सेक, और इसको नाम देते हैं पॉइंट बी का। अब इस डायग्राम के मदद से हम लोग स्टोल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम को समझने के लिए ट्राई करते हैं। सी बिल्कुल इजी, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये ऑटार्की का पॉइंट है, और ऑटार्की मतलब होता है कि जब कंट्री ट्रेड नहीं करती, व्हेन ट्रेड विल नॉट अकर। तो ये ए जो है यहाँ पर अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है, ये वो पॉइंट है। और ये जो बी पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इनिशियली
मतलब फ्री ट्रेड है, यानी कि क्योंकि हम लोगों ने ईचो मॉडल में पढ़ा है, यानी कि हेक्सर ओलिन मॉडल में पढ़ा है कि बोथ कंट्रीज़ हैविंग नो स्पेशलाइजेशन, तो जो दोनों कंट्रीज़ होंगी वो दोनों गुड को प्रोड्यूस करेंगी। तो ये चूँकि फ्री ट्रेड है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वो पॉइंट है। और जो इफ़ पॉइंट है, पहले मैं पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, और जो इफ़ पॉइंट है वो बता रहा है कि 100% 100% इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर 100% टैरिफ इम्पोज है। अब इनिशियल पॉइंट की बात करूं, जो कि ये है, यानी कि जो सॉलिड लाइन है, ये वाला जो सॉलिड लाइन है। अब चूंकि हम लोग को पता है कि चूंकि हमने कंट्री 2 का एग्जांपल लिया था, तो जो कि ये इनिशियल है, तो हम देख रहे हैं कि ये कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड, क्योंकि ये कैपिटल गुड की तरफ, कैपिटल कंट्री के तरफ, यानी कि सेकेंड कंट्री के तरफ बल्ज है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो इनिशियल प्रोडक्शन है वो क्या है, कैपिटल रिच गुड, और ये क्या कम कर रही है, क्या, गुड एक्स को। अब जैसे ही हमने टैरिफ इम्पोज करा, जो कि गुड एक्स के लिए इम्पोज किया था टैरिफ को, अब जैसे ही टैरिफ इम्पोज किया, गुड एक्स का जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ, और जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किसको प्रोड्यूस करने लगे, अब गुड एक्स को प्रोड्यूस करने लगे, एंड दे वेर डिमांडिंग मोर एंड मोर लेबर, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ यूज़ करने लगे, कैपिटल के साथ, और क्या प्रोड्यूस करने लगे, गुड एक्स। तो ये जो डैश डैश लाइन है सी, हम ये देख पा रहे हैं कि ये किसको प्रोड्यूस कर रही है, गुड एक्स, क्योंकि ये तो लेबर वाली है ना, तो ये तो गुड एक्स हो गया, और ये तो कैपिटल वाली है, ये क्या हो गया, गुड वाई हो गया। तो अब हम देख सक रहे हैं कि ये जो डैश डैश वाला जो लाइन है, ये किसको प्रोड्यूस कर रहा है, मोर गुड एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो डैश डैश वाला है, यानी कि कम अमाउंट में अब क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल वाला गुड, यानी कि गुड वाई को अब ये कम प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि गुड वाई को प्रोड्यूस करने से इसको ज़्यादा बेनिफिट या फिर ज़्यादा गेन या फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो ये अभी इसको कम प्रोड्यूस कर रहा है। इसको गुड एक्स प्रोड्यूस करने में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रही है, क्योंकि टैरिफ इम्पोज हुआ है। टैरिफ इम्पोज होने से, मैं फिर से बोल रही हूँ, गुड एक्स का रेट जो है इंक्रीज़ हो गया है, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोड्यूसर जो लोग हैं वो ज़्यादा बेनिफिट कमाने के चक्कर में वो गुड एक्स को प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करने के चक्कर में वो लेबर का डिमांड करेंगे, जिससे लेबर का जो रिवॉर्ड है, जो कि वेजेस हैं, और वेजेस बढ़ जाएंगे। और इसके साथ दूसरा पॉइंट भी देखूं तो मैं देखूंगी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल में फ्यूज़ करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए गुड एक्स को, तो कैपिटल पर वर्कर और प्रोडक्टिविटी लेबर विल ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ स्टोल्पर-सैमुअल्सन थियरम। बाद में इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए मैटलर ने भी अपनी थियरी दी थी, और मैटलर ने ठीक इसके अपोजिट इसको क्रिटिक्स करके बताया था कि जो स्केयर्स हैं उसके रिवॉर्ड्स नहीं बढ़ते, बल्कि अबंडेंस जो है उसके रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं। बाद में उस थियरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये यहीं तक है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा स्टोल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम, जो कि क्या इंक्रीज़ करता है, स्केयर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मतलब उसके जो रिलेटिव प्राइस है, उसके जो रिवॉर्ड्स हैं, उसको इंक्रीज़ करता है। मैं फिर से अगर इसको समराइज़ कर दूँ तो थियरम सेज दैट एन इंक्रीज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी एज अ रिजल्ट imposition of tariff will increase the return for those factors which are intensively used in the production of those commodities. That's it. Thank you.